तो साहब आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो अनफॉरगेटेबल रहा हो? मेरे पास एक हॉस्पिटल से कॉल आई। इन्फॉर्मेशन दी कि सर इस तरह का एक पेशेंट आया हुआ है। उसमें एक मजदूर नीचे से जा रहा था, ऊपर से एक 2 इंच का सरिया गिरा 20वीं मंजिल से। उसने ऊपर की तरफ देखा, सरिया यहाँ से घुस के यहाँ से निकल गया। पहली बार जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद दंग रह गया कि इतना बड़ा सरिया उसके सर के आर पार था। सर उस सरिया को निकाला कैसे? हॉस्पिटल ने मुझे कॉल किया, हाँ। कहते क्या करना है। मैंने कहा सर्जरी करनी है। ऐसी सर्जरी मैं अपने 20 वर्षों के कैरियर में मैंने नहीं की थी। ये स्ट्रोक किस सिचुएशन में होता है लोगों को? जो ब्लड वेसल है उसके अंदर खून का थक्का फंस जाता है और दूसरे में खून का थक्का फट जाता है, मतलब ब्लड वेसल फट जाता है। ओके। लकवा में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में अभी सिर्फ 1% स्ट्रोक को आज की डेट में दवाई मिल पाती है। तो 99% लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं। और एक बार हो जाता है तो वो अपना रेसिड्यू हमेशा के लिए छोड़ के जाता है। क्या ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस किसी ब्रेन को डैमेज कर सकती है? जो ब्रेन है वो इतना बड़ा सर्किट है, तो जब केमिकल लेवल बहुत दिन तक एक ही जगह पर रहेगा तो वो एक तरीके से उन सेल्स को जला रहा है। तभी हमारा जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शंस खराब हो जाते हैं। कि जो डिप्रेशन होता है या मेनिया होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो केमिकल लेवल पे होती है। नमस्कार, वेलकम टू द राहुल रंजन शो। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं ब्रेन और स्पाइनल हेल्थ के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हेडेक, माइग्रेन, बैक पेन, ये सब प्रॉब्लम्स हम सबको कभी ना कभी होती है और अक्सर हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि कई बार ये छोटी लगने वाली प्रॉब्लम्स कई सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का अर्ली सिग्नल भी हो सकती है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इंडिया में आज स्ट्रोक और स्पाइन प्रॉब्लम बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है और काफी लोग सिम्टम्स को समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज हमारे साथ हैं इंडिया के लीडिंग न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिनव गुप्ता, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा ब्रेन और स्पाइन सर्जरीज परफॉर्म की हैं और जिन्होंने इंडिया और इंटरनेशनली न्यूरो सर्जरी में एडवांस ट्रेनिंग भी ली है। अगर आप अपनी ब्रेन हेल्थ और स्पाइन हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अभिनव गुप्ता। तो सर, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को ये बताएं कि आपका न्यूरो में क्या स्पेशलिटी है और कितना एक्सपीरियंस है और किस किस प्रकार के ट्रीटमेंट्स आप करते हैं? मैंने अपनी ग्रेजुएशन की आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से। MBBS करने के बाद आई केम टू दिल्ली और दिल्ली में मैंने गंगाराम हॉस्पिटल से अपनी न्यूरोसर्जरी में ट्रेनिंग की, जो कि ट्रेनिंग मैंने की 2000 से 2007 तक टू बिकम अ न्यूरोसर्जन। और न्यूरोसर्जरी करते हुए हम न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री, उन सब में रोटेट हुए, वहाँ उनके साथ काम किया। और इसके बाद मैं कुछ वर्षों के लिए US और स्विट्ज़रलैंड में आगे की ट्रेनिंग के लिए गया। क्या तो बात है। मैंने अगले अपनी मिनिमली इन्वेजिव न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी से, इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिक से, और उसके बाद इंडिया में आके फिर से काम करना शुरू कर दिया, अपने वतन पे आ गए। और यहाँ पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इतने वर्षों तक मैंने काम किया है। मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत के साथ काम किया, उसके बाद फोर्टिस, गंगाराम, बैक टू गंगाराम, और 15 वर्षों तक सब कुछ काम करने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सर्विसेज में देता रहा। और 2021 में पोस्ट कोविड मैंने अपना हॉस्पिटल अभिनव बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर साहिबाबाद में शुरू किया, और पिछले 4 वर्षों से मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ और पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी कर रहा हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में। तो अभी आप जो न्यूरोलॉजी है उसमें स्पाइन भी होता है, तो क्या ये ब्रेन से जो नर्व्स है वो स्पाइन तक कनेक्टेड, इसलिए ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में आते हैं? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ब्रेन तो हमारा पावर हाउस है। इस पावर हाउस से नर्व्स इकट्ठी होती हैं, ब्रेन स्टेम में आती हैं और फिर वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करती हैं। तो ब्रेन जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन या देता है वो इन नर्व्स के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं। तो ब्रेन
से तो आंखें लगी होती हैं, कान लगे होते हैं, और कुछ स्पाइन नर्व्स होती है जो सीधी ब्रेन से निकलती हैं। बाकी सब स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ही हमारी पूरे पूरी body बॉडी में में फैलता है। फैलता तो नर्व शुरू यहाँ से होती है, बाकी बॉडी में पूरे में नर्व्स का एक पूरा एक पेड़ की तरह उसकी जी। ब्रांचेस हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और वही सारी हम तंत्रिकाएं ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं और वही उनको लेके जाती हैं। उसी के बेसिस पे सारा काम होता है। हेडेक, माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर का आपस में क्या रिलेशन है? देखो, हेडेक तो एक सिम्टम है, एक सिर्फ सिम्टम कि हमें दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, उसे हमने हेडेक कहा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ये कारण हमें ढूंढने होते हैं अपने एक्सपीरियंस से और इन्वेस्टिगेशंस के रास्ते। अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, उसका क्या कारण है? स्ट्रेस कारण है, माइग्रेन कारण है, उसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ब्लड वेसल फट सकता है, कोई, तो उसके कारण ढूंढने का काम न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन का होता है। नॉर्मली जो हमारा सिर दर्द है, वो सिर दर्द सिर्फ सिर दर्द भी हो सकता है, और कई बार वो माइग्रेन भी हो सकता है, और कई बार वो किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा भी कर सकता है। तो यह टाइम के साथ ही हमें पता चल सकता तो क्या किसी को रेगुलर हेडेक होता है तो और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा उस इंसान को कि ये हेडेक नहीं है, माइग्रेन है? देखो, माइग्रेन उसे नहीं पता चलेगा, उसके लिए तो उसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं, मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस से हम ये बता सकते हैं कि अगर बहुत सारे कारण नहीं है, मतलब कोई ऐसा कारण नहीं है कि मरीज की आंखें वीक हैं, मरीज के दिमाग में कोई ट्यूमर है, कोई नस फट रही है, कोई ऐसा फिजिकल कारण है, अगर ऐसा कोई फिजिकल कारण नहीं है और उसके साथ कुछ ऐसे कारण हमें दिखते हैं जो कि माइग्रेन की तरफ इशारा करते हैं, तब हम उसको माइग्रेन के लिए लेबल कर पाते हैं। सर, ये ब्रेन ट्यूमर कैसे बनता है? क्या कोई लाइफस्टाइल के वजह से ऐसा होता है ब्रेन ट्यूमर, जिसको अवॉइड किया जा सकता है अगर इंसान समझदारी दिखाए, या ये नेचुरली बॉडी में होना ही है और वो होके ही रहेगा? देखो, ब्रेन ट्यूमर का एग्जैक्ट कारण तो अभी नहीं पता है, नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीज़ें जैसे टोबैको, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें ब्रेन ट्यूमर की तरफ हमें बढ़ाती हैं। और ब्रेन ट्यूमर की तरफ इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि जो भी हमारी जो खराब आदतें हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, ये सभी की सभी में जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो किसी भी सेल पर अटैक कर सकते हैं। ओके। तो अगर कार्सिनोजेंस हमारे ब्रेन के सेल्स पर भी अटैक करते हैं और हमारे अंदर कुछ म्यूटेशंस होती है, मतलब कि जो जेनेटिकली वो चेंज कर देते हैं। एक सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर छोटी छोटी जीन्स होती हैं, तो अगर किसी जीन को किसी कार्सिनोजन ने खराब कर दिया तो शायद हो सकता है कि ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि नॉर्मली हमारे सेल्स आपस में डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने में कई बार उनके अंदर अपने आप ही म्यूटेशन आ जाती है। बहुत बार एक ही चीज़ को आप बार बार एक काम कर रहे हो तो कई बार वो काम खराब हो जाता है ना। जब उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, अगर वो त्रुटि रह गई तो वो अगली जनरेशन में वो एम्पलीफाई करने, मतलब अगले सेल्स में वो एम्पलीफाई करने लग जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है कि उस सेल्स में वो उस पार्ट के सेल में वो बढ़ती जा रही है, वो खराबी बढ़ती जा रही है, उसकी जीन्स एम्पलीफाई करती जा रही हैं। अगर ऐसे जीन्स एम्पलीफाई करती हैं तो एक दिन जाके वो सेल की स्ट्रक्चर या उसकी फंक्शनिंग को मॉडिफाई कर देती हैं कि वो काम नहीं करता जैसा उसे काम करने के लिए कहा गया है, वो वैसा काम नहीं करता। अगर वो वैसा काम नहीं करता तो वो बढ़ता रहता है, तो वो हमारे दिमाग के अंदर ट्यूमर के रूप में प्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है जो कि हम कह सके कि ये करेंगे या ये नहीं करेंगे तो हमें ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। तो क्या ये प्रॉब्लम हमेशा ज़्यादातर बुजुर्गों में ही पाया जाता है या आपके पास केसेस आ रहे हैं जहाँ यंग बच्चे भी आ रहे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है? देखो, अभी हम दो तरीके से इसे डिवाइड करते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसमें कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग खराब होती है ना। मेंटल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें उसका केमिकल बैलेंस खराब होता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होते हैं जैसे स्ट्रोक, लकवा, है ना। स्ट्रोक बहुत कॉमन है, हमें आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि इसको लकवा हो गया, स्ट्रोक हो गया, है ना। जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे स्ट्रोक होता है। दूसरा होता है आपका अल्जाइमर्स, पार्किंसोनिज्म, जो लॉन्ग टर्म डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। जैसे जैसे हमारी बॉडी बड़ी होती है उसके अंदर कुछ केमिकल्स
कुछ Malfunction. प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाते हैं अच्छा। और वो उनकी फंक्शनिंग को जैसे टाउ प्रोटीन्स कहलाते हैं, एमाइलॉइड का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, या कोई एरिया, ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हमारे को एल्जाइमर्स हो जाता है। टाउ प्रोटीन्स और एमाइलॉइड का अगर हमारे यहाँ डिपोजिशन हो जाता है ब्रेन सेल्स के अंदर। और दूसरी तरफ होता है कि एक सब्सटेंशिया नाइग्रा करके हमारे ब्रेन में एक जगह होती है, वो डोपामीन, खुशी का केमिकल प्रोड्यूस करता है। अगर वो बैलेंस करता है बॉडी की बहुत सारी जगहों पे डोपामीन जाके काम करता है, ठीक है। तो अगर वो डोपामीन जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, किसी बॉडी में डोपामीन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसको हिलने की बीमारी हो जाती है, स्लोनेस आ जाती है मूवमेंट में, तो उसे पार्किंसंस कहते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रेस रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है, पार्किंसन। हाँ, स्ट्रेस में भी हो सकता है, बट ऐसा अभी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, साइंस इसे नहीं कहती। ओवरऑल एजिंग की ही प्रॉब्लम मानते हैं, और थोड़ा हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जिसमें भी सेल्स खराब होते हैं उसमें वो थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना होती है ना। लेकिन स्ट्रेस एक ओवरऑल ही इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस तो हर चीज़ पर ही इम्पैक्ट करता है, वो पर्टिकुलर डिसीजेस को बनाता है, ऐसा भी थोड़ा कम वो है। अच्छा। ऐसी कम साइंटिफिक एविडेंस है कि खाली स्ट्रेस से हमारे को ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, स्ट्रेस से अल्जाइमर्स हो जाएगा, ऐसा एविडेंस कम है। अल्जाइमर मतलब अल्जाइमर्स मतलब मेमोरी लॉस, भूल जाना, इंटेलिजेंस कम अभी होना। हाल में एक फिल्म आई थी सैयारा, उसमें बड़ी यंग लड़की को अल्जाइमर्स डायग्नोज हुआ था। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं, होता ही है। मतलब कोई किसी को अगर वो तो एक जेनेटिक कंडीशन दिखाई है उसके अंदर कि उसके अंदर जीन्स खराब हो गई और उसके अंदर आपका सेल्स खराब होने लग गए और वो भूलने लग गई, या उसके बेसिकली मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज अबाउट सर्किट्स फॉर्मेशन, है ना। तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और उसको वही सर्किट्स इलेक्ट्रिकल स्टोरेज करते हैं, जैसे कंप्यूटर में स्टोरेज होती है। तो अगर वो स्टोरेज एरिया आपका, उसमें सर्किट सही से नहीं बन रहे या शॉर्ट हो रहे हैं या जेनेटिक मॉड्यूलेशन होने के बाद वो काम नहीं कर रहे हैं, तब हमें उसे कह सकते हैं कि उसे मेमोरी लॉस हो रहा है। और मेमोरी लॉस होता है तो फिर आजकल हम दवाइयाँ आ रही हैं जो कि एमाइलॉइड को डिपॉजिट होने से कम करती हैं। ऐसी ही दवाइयाँ हम अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी कुछ दिनों में लाने की, जो कि हमारी मेमोरी को उतनी फास्ट डिटेरिएशन से बचाएंगे, और जो डिटेरिएशन हो रही है उसके अंदर विल बी एबल टू हेल्प पीपल कि उनको एल्जाइमर्स ना हो, भूलने की बीमारी ना हो, वो अपनी एजिंग के साथ भी वो अच्छे से रह सके। क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे अगर मैं खाऊं तो मेरी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाए? देखो, शार्पनेस के लिए हम काम कर सकते हैं, बट शार्पनेस इज अगेन, हम डिटीरिएट होने से कम कर सकते हैं। हम किसी को बहुत तेज दिमाग वाला नहीं बना सकते, किसी की डिटीरिएशन कम कर सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तेज खाओगे तो, देखो वो एक और प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं, वो है न्यूरालिंक। तो जो है कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस, है ना। तो कंप्यूटर का ही ब्रेन से इंटरफेस हो जाएगा। वो जो टेस्ला के ऑनर बना रहे हैं, जो एलन मस्क बना रहा है, न्यूरालिंक बना रहा है, ऐसे ही और कंपनीज भी वर्क कर रही हैं जो कि इस उस पे वर्क कर रही है कि हमारे ब्रेन के साथ चिप एम्बेडेड हो जाएगी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो जाएगा। मैं जो सोचूंगा वो समझ लेगा कि ये कमांड आ गया। हाँ जी, कमांड, सोच के साथ हमारे साथ काम होना शुरू हो जाएगा। Another 20-30 years that will be a possibility, और अभी नहीं है, बट अगले 20 सालों में ये पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे साथ चिप्स हमारे साथ एम्बेडेड होंगी और जो कि कंप्यूटर के साथ हमें इंटरफेस कर सकेंगे। तो और क्या आपको लगता है ऐसा करना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। जो मैं मन में अभी ये सोच रहा हूँ, ये चिप को पास हो सकता है बिना बोले, बिना कुछ हाँ, साउंड पास किए? अगर चिप लगी हुई है हमारे में और वो कनेक्टेड है किसी चीज़ से, जैसे अभी वाईफाई कनेक्शन है, अगर हमारे ब्रेन पर भी वाईफाई का कनेक्शन हम इम्प्लांट कर सकें, आपको लगता है कि ऐसा कोई चिप आ सकता है कि फ्यूचर में हम अगर एक ही नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, मैं और आप, मेरे पास भी चिप है, आपके पास भी सेम चिप है, जैसे जियो का सिम सेम लेकर चलते हैं, आने वाले समय में ये होगा। मैं ऐसे सोचूंगा और आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल 100%, क्योंकि ऐसा तो होना ही है। और इससे भी ज़्यादा अभी जो मैं तो आज से 10 साल पहले एक ब्रेन स्टेम इम्प्लांट किया था। ब्रेन स्टेम इम्प्लांट उन बच्चों में किया जाता है जो कि ये 10 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, और यहीं BLK हॉस्पिटल में तब मैं कार्यरत था। तो एक जर्मन सर्जन के साथ मिलकर हमने ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स किए थे। तो उसके अंदर जो बच्चे सुन नहीं सकते और उनकी सुनने की नस ही नहीं बनी, जो जिस कोशिका से आपके सुनने की नर्व अंदर जाती है वो बनी ही नहीं थी। तो ब्रेन स्टेम पर सीधा का सीधा एक इम्प्लांट रख दिया जाता है और वहाँ वो सीधा कान के पास एक यहाँ पे कान के पीछे एक डिवाइस लगा दी जाती है। तो वो जो यहाँ पे
सुनाई देता है वो ब्रेन स्टेम पे सीधा चला जाता है। अच्छा, तो उससे बच्चे के अंदर जो बिल्कुल ही बहरे रहने वाले थे, गूंगे रहने वाले थे, वो बच्चे भी सुन पाते हैं और बोल कनेक्शन से पाते हैं। जोड़ दिया आपने। कनेक्शन जोड़ दिया जाता है अंदर ही, ब्रेन के अंदर ही, सर्जरी करके। क्या बात तो न्यूरालिंक में भी यही हो रहा है कि आपका जो ब्रेन चिप्स हैं वो ब्रेन पर इम्प्लांट की जा रही है, वो भी न्यूरोसर्जेंसी कर रहे हैं अभी, और ब्रेन पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और वो उसके कुछ फाइबर्स हमारे ब्रेन के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो जब वो हम सोचेंगे। ब्रेन सोच रहे हैं तो वो उस पे से रिफ्लेक्ट कर सकता है, और जो बाहर की इंफॉर्मेशन है अभी इट्स इनिशियल इनिशियल स्टेज है, बट एज वी ग्रो, एज वी अनदर, जैसे चिप टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होगी, जितना रिसर्च होगा, जितना उसमें पैसा लगेगा, तो इट विल बी डे टू डे, मतलब सब लोग अपना इम्प्लांट लगवाएंगे। जैसे आज हम सब एप्पल वॉच खरीदते हैं ना, जी जी जी, सेम वे वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। तो आपको लगता है कि उसमें मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट आ सकता है जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी भी मेंटेन कर सकते हैं? 100 आपके एक्स्ट्रा मेमोरीज अपने पास स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है ना। इट विल बी अ ब्रेन इंटरफेस डिवाइस विद द थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्या बात है। और क्या, वो तो मेरा एक चिप जैसे अभी सर्वर पे कनेक्टेड है। हाँ, ओके, तो फिर वो नेटवर्क एरिया में रहना चाहिए। नेटवर्क एरिया में रहना चाहिए बस आपको। अगर तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे भी हम चैट जीपीटी से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो विजिबिलिटी देख के ले रहे हैं, या हम तो वो अपने आप डायरेक्टली हमारे ब्रेन को सुन के ले रहे हैं। हाँ। तो क्या आने वाले समय में ऐसा भी होने वाला है कि जैसे स्कूल में बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनको चेक करता है कि भाई स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए या स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, तो वैसे चिप भी स्कैन किया जाएगा कि चिप तो नहीं लगा क्या है? देखो स्कूलिंग विल एवरीथिंग विल चेंज। तब एग्जाम इस बात का होगा ही नहीं कि आपको कितना याद नॉलेज कितनी है, तो या याद वो तो कितना है। सेकेंडरी चीज हो गई, वो तो कुछ उसकी तो इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई ना। पहली बात तो एग्जाम ही नहीं होगा। क्या बात है। एग्जाम ही नहीं होगा क्योंकि जो याद करने वाली चीजें हैं वो तो सारी हमने अपने पास पहले से ही आ गई। मतलब जिस दिन सर आज तो लिखना भी रिप्लेस हो गया, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पूरे जीवन में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मैं यही बता रहा हूँ। तो उसके बाद तो जो आगे वाला कंटेंट जो हम एआई से आगे हमें जब काम करना पड़ेगा, तो हमारा इमोशनल कंटेंट और हमारी थॉट प्रोसेस, जो अपनी पर्सनलाइज थॉट प्रोसेस है, जो कि एआई इमुलेट नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू होगी। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, उनको आपस में या क्या शिक्षा देंगे, वो उस पे डिपेंडेंट होगी कि हम उन्हें क्या किस तरीके से सोच पैदा करना चाहते हैं। मतलब सोचने की क्षमता क्या, इमोशनल कंटेंट की वैल्यू, किस डिपार्टमेंट की सोच डेवलप करना है, मतलब आईक्यू इंप्रूव करने की हम बात करें, इमोशन इंप्रूव करने की हम बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी चाहिए। अच्छा, जो कि आई थिंक सो कि इमोशनल इंटेलिजेंस विल बी वेरी हार्ड, या ethical intelligence will be very hard to drive into a AI driven model। क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो याद रखने की जो शक्ति है, वो तो कंपाउंड होगी, वो तो एकदम इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इतनी फास्ट ग्रो हो रहा है। जैसे अगर 1 साल पहले तक हमें चैट जीपीटी वॉज नोवेयर, आज वो सारे मॉडल्स जितने भी हैं वो सारे रोज नए मॉडल्स हिला रहे हैं, है ना। हाँ, वो अपने रिसर्च में लगा हुआ इम्प्रूवमेंट करने में लगा हुआ। अब कोडिंग है, ये है, तो आपको फिर कोडिंग क्यों करनी पड़ेगी? कि लोग कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम ऑब्सोलीट हो जाएगा आने वाले समय में। तो इमोशंस का काम रह जाएगा। आपको क्या इमोशंस हैं और क्या आप इमोशनली उनको कैसे ड्राइव कर सकते हो, कैसे उसमें खुशी दे सकते हो, कैसे उसमें दुख हो सकता है। तो वो वाले इंटेलिजेंस अगले 20 सालों में तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी। सर क्या ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस किसी ब्रेन को डैमेज कर सकती है? मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का जो मेन कारण है वो हमारे ब्रेन में केमिकल्स का इम्बैलेंस है। तो जब केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, कि जो डिप्रेशन होता है या किसी को मेनिया होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो केमिकल लेवल पे होती हैं। तो जब केमिकल लेवल बहुत दिन तक एक ही केमिकल एक ही जगह पर रहेगा, तो वो एक तरीके से उन सेल्स को जला रहा है। तो वो सेलुलर लेवल पे डैमेज जरूर करता है। अगर हम बहुत छोटे छोटे अपने ब्रेन की सेल, जो 86 बिलियन सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उस 86 बिलियन सेल्स में से कुछ तो डैमेज होते हैं ना उनसे, तभी हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शंस खराब हो जाते हैं। जब वो कनेक्शंस खराब होते हैं तो हमारी आउटपुट खराब हो जाती है ना। तो जो आउटपुट का खेल है सारा, है ना, जो ब्रेन है वो इतना बड़ा सर्किट है और वो आउटपुट देता है। अगर हमारी आउटपुट खराब है तो कहीं ना कहीं सर्किट भी खराब हो रहा है।
आज की टाइम पर शायद हम उस सर्किट का वो लेवल ना देख पाए, विजिबली ना देख पाए, लेकिन अगर हम सेलुलर लेवल पे उसको एम्फसाइज करेंगे या उसे देखना की कोशिश करेंगे तो वो जरूर मिलेगा। अच्छा, लोग ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि न्यूरो की मेडिसिन लेने से घबराते हैं कि क्या इसका साइड इफेक्ट होता है इसलिए घबराते हैं, क्या वजह है? मेरे हिसाब से तो जो न्यूरो की आज की डेट की मेडिसिन है उनके लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। लीस्ट मतलब, और सब जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हम देते हैं उनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। न्यूरो की मेडिसिन शायद लोगों के मन में ये धारणा है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती है। वो जो एरिया डैमेज हो गया है उसको सॉल्व करने के लिए या उस केमिकल को प्रोवाइड करने के लिए हमें वो दवाइयाँ लॉन्ग टर्म तक देनी पड़ती है। बट मेरी प्रैक्टिस में ऐसी बहुत कम दवाइयाँ हैं जो कि मैं ये कह सकूँ कि इसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। जो पहले एपिलेप्सी दौरों के लिए जो दवाइयाँ हम देते थे वो भी अब बहुत रिफाइंड हो गई हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स 1 in 1000 के करीब रह गए हैं। तो वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं और वो भी ऐसे नहीं होते, उस दवाई को बंद करने से वो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो न्यूरो की मेडिसिन एज सच मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती अनटिल अनलेस वो किसी डॉक्टर की उसमें ना ली जाए या अपने आप ली जाए। सेल्फ मेडिकेशन तो हर कोई ख़राब हो सकती है ना। सेल्फ मेडिकेशन तो कोई भी मेडिसिन का यूज़ ही नहीं पता उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है। गोलियाँ है, बुलेट चला दी तो उसका तो बुलेट तो नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो किसी भी तरीके से नॉर्मल न्यूरो की मेडिसिन से हमारे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जो होते भी हैं तो हम उन्हें बंद कर देते हैं। वी हैव अ बेटर मेडिकेशन, हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो। न्यूरो की बीमारियां थोड़ी डिफिकल्ट होती है ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से यू हैव टू टेक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, है ना। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए अल्जाइमर्स है, तो वो बढ़ती जाती है तो आदमी कहता है कि ठीक तो हो नहीं रहे, तो यू कीप ऑन गिविंग मेडिकेशन। किसी को पेन्स हैं तो वो पेन के लिए, हेडेक के लिए बहुत बार लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेता है, लेकिन अगर वो सही मेडिकेशन नहीं लेता तब उसकी प्रॉब्लम है, या वो किसी की गाइडेंस में मेडिकेशन नहीं लेता। जब एक बार बाजार में कहीं से केमिस्ट से या किसी तरीके से हमने दवाई ले ली, किसी दर्द की दवाई ले लिया, उसे लिए जा रहे दैट इट इज नेचुरली हार्मफुल। आपके पास कभी कोई एंग्जाइटी न्यूरोसिस का केस आया है? बहुत सारे आते हैं जिसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ के वो पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल आते हैं। फिर पैनिक अटैक्स के बाद मेमोरी लॉस भी, याददाश्त जाने की भी समस्या आई हो? देखो, पैनिक अटैक होता है, ज़्यादातर लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और ज़्यादातर दवाइयों से वो कंट्रोल भी हो जाते हैं। ये क्यों होता है एंग्जाइटी न्यूरोसिस? मैंने फिर वही कहा, जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड, एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो हमारे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। हमारे ब्रेन में दुख के और खुशी के केमिकल्स होते हैं, उनका जब इम्बैलेंस हो जाता है या फिर तो उसी वजह से तो उसी की वजह से। तो मतलब एंग्जाइटी न्यूरोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो जो एंग्जाइटी ज्यादा करते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं होती, उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, उनके कंट्रोल से बाहर तो होती है। मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। ओके। देखो, कोई जैसे किसी को दर्द है, अब वो कहे कि मैं अपने दर्द को कंट्रोल कर लूंगा, कि मैं दवाई नहीं लूंगा, तो दर्द तो बढ़ता रहेगा ना। तो ऐसे ही एंग्जाइटी जिन लोगों को हो रही है मेडिसिन से ही तो आप घर वाले कहते हैं कि नहीं कोई दवाई मत खाओ, इसकी आदत पड़ जाएगी, और हम तो नहीं चाहते कि कोई भी दवाई लॉन्ग टर्म तक ले, आदत पड़ जाएगी। हमारे इंडियन कल्चर में ये एक बहुत वो है कि आदत पड़ जाएगी। देखो, अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को बीपी है, शुगर है, जी है ना, अगर वो बीपी की दवाई है तो उसे लेनी पड़ेगी ना, लेनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। या फिर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले और वो लॉन्ग टर्म में। लेकिन पहले जब आपको बीपी डायग्नोज हुआ, अगर आप दवाई से नहीं शुरू करोगे तो बीपी तो बढ़ता ही रहेगा। आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करोगे? आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में लाओगे तभी तो। मेरे को एकदम से कोई बीमारी हुई है, मैं एंग्जाइटी हो गई मेरे को, तो मैं एंग्जाइटी में ही रहता रहूंगा ना। मेरे को आपकी बात या इनकी बात किसी की समझ में आएगी? बिल्कुल, बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर मैं कुछ समझूंगा ही नहीं। मैं तो उस चीज से पीड़ित हूँ, जिस चीज से मैं पीड़ित हूँ उसको मैं ठीक कैसे करूंगा? जी, है ना। तो पहले तो आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत है, उसमें भी भभूति की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारे बाबाओं की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शायद कोई आत्मा का साया है, तो कोई काला जादू है। कई लोग ये भी सोचते हैं। केमिकल प्रॉब्लम, यू हैव टू ट्रीट इट विद केमिकल्स। मेरे को अगर कोई केमिकल की प्रॉब्लम हुई है तो मैं केमिकल से ही इसका इलाज कर पाऊंगा। जी बिल्कुल, है ना। वही मेडिसिन के फॉर्म में केमिकल, वो मेडिकेशन के फॉर्म में केमिकल्स है। और आज की डेट में तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो कि उस केमिकल को प्लांट्स बेस्ड पे हम लेके आ गए हैं। वो वाले केमिकल्स भी दिए जा सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको
सेफ मेडिकेशन बिल्कुल कैसे मिले। ये स्ट्रोक किस सिचुएशन में होता है लोगों को? स्ट्रोक के 2 मुख्य कारण हैं, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ओके तो स्ट्रोक इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। ओके ठीक है, जब हमारे को डायबिटीज हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि स्ट्रोक हो। स्ट्रोक भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के स्ट्रोक इस तरीके से होते हैं कि एक में जो ब्लड वेसल है उसके अंदर खून का थक्का फंस जाता है और दूसरे में खून का थक्का फट जाता है, मतलब ब्लड वेसल फट जाता है। ओके तो जो 80% स्ट्रोक्स होते हैं उसमें खून का थक्का जमने फंस की जाता वजह है, से फंस जाता है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट चला गया, बन गया बन यानी गया। वो थिक हो गया ना, वो हाँ, थिक हो गया। ब्लड ब्लड थिक हो गया। ब्लड थिक हाँ। कब होता है? कम पानी पीने से, कम पानी पीने से, है ना, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ओके आपका क्या होता है, डायबिटीज बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, है ना, तो स्मोकिंग एडिक्शन, स्मोकिंग होने से। तो ये सब चीज़ों में हमारे ब्लड वेसल्स खराब होते हैं। ब्लड वेसल्स खराब होते हैं तो उनके अंदर जो छोटे छोटे क्लॉट होते हैं वो फंस जाते हैं। जब वो क्लॉट फंस जाता है तो जो ब्रेन का जो पार्ट है जिसमें वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है, अच्छा उसको खून का सप्लाई बंद हो जाता है। बंद हो गया। जब खून का सप्लाई बंद हो जाता है तो वो लकवा हो जाता है। जैसे मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में कहीं पे खून का, तो मेरा राइट साइड काम नहीं करेगा। ओह, ऑपोजिट चलता है। क्रॉस है, तो ये होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस होना कि स्ट्रोक क्या है और स्ट्रोक का कारण क्या। कारण मैंने आपको बता दिया। जी सर, एक मेरे जानकार है, उनको मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये रिसेंट जनवरी की बात है, ठंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी, उनका जबड़ा से लेके वन साइड फेस का टेढ़ा हो चुका है सर, डाउन हो गया। तो क्या ये भी एक प्रकार का स्ट्रोक? हाँ, एक प्रकार का स्ट्रोक है, Minor. लेकिन हाँ माइनर होता है इन द सेंस ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। जो सर्दियों में होता है नॉर्मली वायरस, जैसे हमें नज़ला जुकाम के जो वायरस होते हैं वही कान के अंदर से हमारी फेशियल नर्व जारी होती है, तो Okay. वो उसको भी पर अटैक कर देती है वायरस और फेशियल नर्व का फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ हैं और ठीक हो जाता एक्सरसाइज है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। 99% रिकवरी हो जाती है, 1% तो कह नहीं क्या सकते। बॉडी किसी को सिग्नल देती है कि भाई स्ट्रोक आने वाला है, बच के रहो? बॉडी सिग्नल्स देती है, हम उन्हें अवॉइड करते हैं। सिग्नल्स कैसे रहते हैं कि ज़्यादातर स्ट्रोक आने से पहले लोगों को हल्के फुल्के झटके आने शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द होने शुरू हो जाता है, उसका डलनेस शुरू हो जाती है, वीकनेस शुरू हो जाती है, हल्की हल्की क्रिप्टिक वीकनेस। मतलब हाथ वाथ कांपते हैं क्या? नहीं, हाथ वाथ नहीं कांपते, लेकिन उसे महसूस होता है कि मेरे को, मैं अच्छा नहीं हूँ, ओके मैं अच्छा नहीं हूँ, समथिंग रॉन्ग इज विद मी। लेकिन हम उन सिग्नल्स को बहुत लाइटली लेते हैं। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे को घर के अंदर 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, हर किसी को पता होनी चाहिए, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको पता होना चाहिए कि किसी को लकवा हो तो हमें क्या करना है। क्या करना है सर? देखो, FAST याद रखना है, फास्ट। जी और छोटा सा निमोनिक है, फेस पे अगर टेढ़ापन है, ए से मतलब हाथ या पैर, आर्म या पैर, इसमें कोई भी वीकनेस लगे आपको, चलने में, हाथ को उठाने में, कप पकड़ने में, कुल्ला करने में, कोई भी आपको भी, एस मतलब स्पीच, अगर आप तो बोलते लाके हुए। हल्का सा भी आपको अपनी आवाज़ ठीक नहीं लग रही, आप उठे और आपको लगे कि मैं ठीक से बोल नहीं पा तो रहा। ठीक से नहीं बोल पा रहा, या मैं बोल नहीं पा रहा, या मैं समझ नहीं पा रहा। और टी होता है टाइम। लकवा में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें उस वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधा पेशेंट को उठा करके अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की, न्यूरोसर्जन की फैसिलिटी हो। किसी छोटे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, नर्सिंग होम में नहीं जाना है, कहीं मल्टी स्पेशलिटी, सुपर सुपर स्पेशलिटी। स्पेशलिटी, या आपको पता हो कि यहाँ पे सीनियर डॉक्टर होता है या यहाँ पे न्यूरो का डॉक्टर होता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वो दवाई होती है जिसको कि अगर आपको पहले 4 घंटे में दे दी जाए तो खून बिल्कुल पतला हो जाता है और Okay. आपको स्ट्रोक खत्म हो जाता है ओके ओके, समय रहते वो कंट्रोल। समय रहते हुए। तो टाइम, FAST, फास्ट। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन केस ऑफ स्ट्रोक। आपके घर में कोई उठा, उसने कहा मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है, चलने में, या किसी भी आम में हाथ उठाने में, उठा नहीं पा रहा, मैं गिर रहा हूँ, या बोल नहीं पा रहा बाथरूम में गिर गया, उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू डोंट हैव टू वेट। अगर आप उसको सही टाइम पर सही जगह पर लेके जाओगे तो आज की डेट बचाया में, जा सकता है। जैसे हार्ट अटैक के लिए चेस्ट पेन होता है ना, चेस्ट पेन होती है, हमें पता है इसको कुछ हुआ है, हम उसे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर कि उसकी एंजियोग्राफी होके उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही आज की डेट में ब्रेन अटैक होता है तो वी शुड नो कि हमें पेशेंट को ब्रेन अटैक के लिए अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना है जहाँ पे उसका CT स्कैन हो सके, MRI हो सके और
उसे दवाई दी जा सके। जी। अगर वो दवाई मिल जाती है तो हम अपने स्ट्रोक, जैसे इंडिया में अभी सिर्फ 1% स्ट्रोक को आज की डेट में दवाई मिल पाती है, तो 99% लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं। तो लकवा एक वैसी बहुत परेशानी की बीमारी है, और एक बार हो जाता है तो वो अपना रेसिड्यू हमेशा के लिए छोड़ के जाता है। अगर किसी को लकवा हो गया और वो मतलब काम नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, या हाथ पैर नहीं चल रहे, तो इट्स अ परमानेंट डैमेज। ओके। तो उसका इलाज पहले 4 घंटे में बेस्ट हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट एंड डू इट। एक बार अटैक आ गया तो फिर जो प्रॉब्लम हो गया वो एक अंग, एक लेफ्ट हिस्सा, लेफ्ट राइट या जो भी एरिया पे अटैक किया वो, या वो फिर परमानेंट डिसेबल हो जाएगा वो। अगर परमानेंट में time पे रिकवरी नहीं भी गया होगी, रिकवरी भी होगी तो 100% नहीं होगी, 60%, 70%, 80%, बट वी कैन नॉट लिव विद। अगर हम उसे ठीक कर सकते तो व्हाई नॉट। यस सर, ऑफ कोर्स। ये बात है। सर आप स्पाइन प्रॉब्लम्स में भी एक्सपर्टीज है आपका, तो आजकल 25 से 35 के एज ग्रुप में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम क्या आपको देखने को मिलती है? बिल्कुल मिलती है, और उसका सिर्फ एक और एक कारण जिमिंग। क्या है? जिमिंग। जिम करने की वजह से? क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे पास इतने सारे फिटनेस एक्सपर्ट भी आ चुके हैं, बोलते हैं जिम बहुत जरूरी है बॉडी। हाँ, जिमिंग करने की वजह से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम्स है उनमें कोई ट्रेन पर्सन नहीं होता। अच्छा, ट्रेनर की मिस्टेक है? नहीं, ट्रेनर होते ही नहीं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। नहीं, ट्रेनर तो होते हैं लेकिन वो सो कॉल्ड ट्रेनर होते हैं। हाँ, सो कॉल्ड ट्रेनर होते हैं ना, उनकी भी अपनी क्या क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन होता है इनके पास, बोलते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन टू अ जिम, सो आई एम ओके। ठीक है, मैं उस बारे में नहीं कमेंट करना चाहूँगा। जी। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बच्चे खुद कर रहे होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है, आपका पीयर प्रेशर होता है ना, कि मेरे दोस्त जिम कर रहे हैं, मैं भी जिम करूँगा, और जिमिंग करते हैं, वेट्स उठाते हैं। अब इफ़ यू आर नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, आपके मसल्स पहले से उतनी टोन्ड अप नहीं है, तो वो उस स्पाइन उस तरीके का प्रेशर झेल ही नहीं पाता, है ना। स्पाइन पे प्रॉब्लम्स पूरा उसका जो हमारी बॉडी की है वो स्पाइन पे ही सारा आता है। सारा बॉडी के सिर से लेके और पैर तक हमारा सारा ये वाला जो वेट ट्रांसमिशन है वो तो स्पाइन के थ्रू है। आप स्पाइन के ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग कर रहे हैं हम विदाउट एनी ट्रेनिंग, है ना। तो जो बच्चे कर रहे हैं ये एक्सेसिव ट्रेनिंग। तो मतलब आप कह रहे हैं कि लाइट वेट के साथ करें तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, ज्यादा सही पता होने के साथ करें तो पहले राइट तो टेक्निक हो, टेक्निक राइट होनी चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, किसके साथ नहीं करना है, कितना वेट मेरी बॉडी झेल सकती है। तो क्या सर जिम ज्वाइन करने से पहले वो न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट तो नहीं बता पाएगा ना कि भाई आपकी बॉडी को कितना वेट की, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग के लिए हम तैयार नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। योग वगैरह ठीक है, योग ठीक है, आप बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ, लिमिटेड ट्रेनिंग के करो, है ना, एक्सरसाइज करो लिमिटेड। मैं लोगों को देखता हूँ सर 200 किलो का वेट। सर मैं यही सोच रहा हूँ ना कि अगर वो 200 किलो उठा रहा है और उसका मसल मास उसको वेट ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, और उसके स्पाइन पर कहीं पर भी, जैसे वो आपने देखा ना, वो उल्टा हो गया, गिर गया, तो वो शोल्डर पे गिर गया या कहीं पर भी टेढ़ा हो गया, कुछ इंजरी भी तो उतनी हो रही है। हाँ, तो आप कह रहे हैं सर कि स्लिप डिस्क होना जिम एक बहुत मेजर कारण है यंग जनरेशन में। आपके पास जो केसेस आ रहे हैं वहाँ पे ज्यादातर लोग जिमिंग करते हैं, ज्यादातर लोग जिमिंग करते हैं। मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि जिमिंग मत करो। द सेकंड एडवाइस आई गिव, डोंट टेक दोज कैफीन एंड क्रेटिनिन एंड जो मसल बिल्डअप करने के लिए जो लोग वो प्रोवाइड करते हैं, वो लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्रेटिनिन आप बताओ, हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी किडनी बाहर फेंकती है। वे प्रोटीन जो लेते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे हैं ना। हमारी बॉडी की किडनी की क्षमता एक लेवल की है। अगर वो 1 ग्राम प्रोटीन हम झेल सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट हमारी बॉडी की क्षमता है, हाँ। और हम उसे, चलो हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा भी है तो वो 1.2 ग्राम हो जाएगी, 1.3 ग्राम हो जाएगी, लेकिन हम उसके तो हम 40 ग्राम एक बार में ले रहे हैं प्रोटीन। अच्छा, तो जिसका वजन 80 किलो है वो 80 ग्राम ले सकता है दिन का प्रोटीन? मैक्स है ये, मैक्स है, मतलब कम रखे, 60 ग्राम रखे तो ही अच्छा है, ठीक है, मतलब जरूरी। और अगर वो ज्यादा बढ़ता है तो क्या वो किडनी पे 100% इफेक्ट करेगा, 100% इफेक्ट करेगा, सबकी किडनी फेलियर्स में जाएंगी जितने लोग जिम कर रहे हैं। अभी सर रिसेंटली बड़े यंग एक्टर्स जो बॉडी बिल्डिंग में रहे हैं, आपने न्यूज़ में सुना होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस पॉडकास्ट में, तो वो मतलब
अचानक से ही क्या स्ट्रोक आया कि क्या वो हार्ट अटैक आया, कुछ हो गया, पता चला कि ही इज नो मोर, तो क्या वो उनकी जिमिंग और उनका जो लाइफस्टाइल था वही एक कारण हो था? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो जब तक एग्जैक्ट हाँ। हमारे को वो नहीं है, हम वो नहीं कह सकते कि ये इस वजह से हुआ होगा। हाँ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर हम नॉर्मल अटैक कर रहे हैं, देखो कोविड हैज मेड अस ऑल ससेप्टेबल टू ऑल दीज थिंग्स। अब कोविड के बाद सारी चीज़ें वीक हुई हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर हमारे इम्यूनिटी भी लोगों का वो लो हुआ है, वैक्सीन के बाद से लो कम हुआ हुआ है, है, लो हुआ है, लो हुआ है। लो हुआ है, हम्म। लो हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर हमारे को कोई एक्सटर्नल चीज़ें दी जा रही हैं जिसका कि हमारी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो 1+1 एड ऑन इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे। तो और जो एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत क्रैश डाइट्स पे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाना है उन्हें। अगर इफ़ यू टेक सलमान खान, तो कितने सारे वेट्स बढ़ाते हैं, कब कम करते हैं। तो एवरीवन दे हैव टू, बिकॉज ऑफ देयर पब्लिक इमेज, जी जी। है ना। तो ठीक है, उनके साथ तो Show business है ट्रेनर्स, उनका। नहीं, उनके साथ ट्रेनर्स होते हैं, उनके साथ बहुत सारी टीम होती है जी। जो उनको उस तरीके से गाइड करती है। लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है वो वही बनना चाहते हैं, दे वांट टू इमुलेट द सेम पर्सन, बट उसके पास वो टीम नहीं है, उतने साइंटिफिकली ट्रेन नहीं है वो। टीम नहीं है उनके पास, उनके पास वो टीम ही नहीं है जो उसके साथ वो टीम है। तो एक बेसिक ट्रेनर है जो कि उनको गाइड जो कर रहा है। बेसिक ट्रेनर है उसकी बेसिक ट्रेनिंग है, वो सिर्फ मसल, वो सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बता सकता है, वो बॉडी के अंदर कहाँ पर। अगर अगर वे प्रोटीन ना ले सर और बेसिक एक्सरसाइज करे लाइट वेट नहीं के नहीं, मैं साथ, सब एक्सरसाइजेस करने के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डोंट टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा क्रेटिनिन, एक्स्ट्रा जो कोई भी चीज जो मार्केटेड है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल। सप्लीमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स को कम सप्लीमेंट्स हार्मफुल हो सकते हैं कोई भी। हमें उनको तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वी आर नॉट अंडर अ प्रॉपर ट्रेनर हु नोज कि ये चीज़ कैसे काम करेगी और हम कितना दे सकते हैं। वो जो मेडिकली ट्रेंड होना चाहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। आजकल नेक पेन की भी बड़ी समस्या आ रही है, मोबाइल और लैपटॉप का दौर चल चुका है, तो इसके लिए क्या आपके सलाह होते हैं? देखिए, अर्गोनॉमिक्स हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डेस्कटॉप वर्कर है, पहली बात तो हमें फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल सिर्फ उतनी देर के लिए ही करना चाहिए जितनी देर के लिए हमारा वर्क हमें परमिट करता है, या वर्क, ठीक है ना। छोटे बच्चों का आज की डेट में इफ़ यू हैव रेड, तो बहुत सारी जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनमें सब में बैंड है। 16 ईयर्स तक नॉर्वे वगैरह बैन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैन कर रहे हैं, है ना। जी। सबको क्यों बैन कर रहे हैं? बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। आई हैव सीन प्रॉब्लम्स। मेरे पास एक बच्चा आया था, वो कहता है मेरे अंदर भूत घुस गया। तो वो, क्योंकि वो वीडियो गेम्स खेल रहा था और उस वीडियो गेम के अंदर से वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया उसके साथ कि वो यही सोचने लगा कि मैं वही हूँ जो अंदर है। हाँ, जो अंदर है वही मैं हूँ। हम्म। और इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम विद, अब आज के ज़माने में पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे दे देते हैं, वीडियो गेम खेल, तेरे पास कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, तू खेल, बच्चा बिजी रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे बच्चा। और पैदा होते ही 6 महीने पे देखो मेरे बच्चे को तो वीडियो गेम चलाना आता है, हाँ, एक अचीवमेंट साथ दिखाते हैं। अचीवमेंट है। ये नहीं पता 4 साल बाद वो एक इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि बच्चा तो उसी के अंदर खेलता रहेगा, उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, है ना। जब उसके पास वो ऑप्शंस ही नहीं होंगे और वो उसके अंदर घुसता जाएगा, तो उसका दिमाग ही मॉड्यूलेट हो जाएगा। हर पेरेंट्स मुझे लगता है यही सोचते हैं कि ये सुनने की बात है, दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम होगी, मेरा बच्चा सेफ है इससे, और ये सोचकर वो इतना नहीं लाइटली नहीं, ये लेते नहीं इसको। सोचते, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बच्चे को सिर दर्द लेके आते हैं, या हाइपर एक्टिविटी लेके आते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम जो कि मतलब जिसका कि कोई अगर नॉर्मल बच्चा होता, अगर वो खेल रहा होता, क्रिकेट खेल रहा होता, बाहर जाके खेल रहा होता, ग्राउंड में खेल रहा होता, तो उसे प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। इंडोर एक्टिविटी है, इंडोर एक्टिविटी एक ही है हाँ, आज की डेट में, लैपटॉप या टैबलेट, बस एक ही इंडोर एक्टिविटी है हमारे पास पेरेंट्स के पास आजकल। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी नहीं मिल रही है। आउटडोर एक्टिविटी करा ही नहीं रहे पेरेंट्स। हाँ, ओनली मेरे हिसाब से 5% पेरेंट्स, 10% पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बाहर टाइम क्रिकेट, स्पेंड करके बास्केटबॉल या कुछ या खेलने उनको के लिए बाहर भेज रहे हैं, खेलने के, पार्क या में बच्चे दौड़ा भी रहे इस तरीके से हो गए हैं कि हम अंदर ही ठीक है ना, ये अच्छा है ना, बिकॉज उनके माइंड को तो डोपामिन उसी से मिल रहा है ना। हाँ। उनको खुशी मिल रही है उस चीज़ से, तो उनको पता ही नहीं है कि बाहर जाके खेलने का क्या मतलब है। तो आपके पास ये नेक पेन की प्रॉब्लम जिसका मेजर कारण लैपटॉप या स्मार्टफोन है, कैसे आ एक्सरसाइज रहा है? करो, दवा ही लो, कैल्शियम, विटामिन, इससे ही ठीक होगा। और फ़ोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर लेते रहोगे तो पेन करते रहोगे और
डॉक्टर के पास आते रहेंगे। और स्पाइनल प्रॉब्लम में जब डॉक्टर सर्जरी बोलता है तो कई लोग डरते हैं ऑब्वियसली, तो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं कि बिना सर्जरी के भी कुछ प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा मैं सके आपको बताऊं, मेडिसिन से? मैं आपको बता रहा हूँ, 90% पेशेंट्स हम्म, विदाउट सर्जरी ठीक होते हैं। ओके। ठीक है, तो आपको यह देखना होता है कि किसको सर्जरी की ज़रूरत है। तो मेरा डिक्टम ये है कि पहले 90% मैं कोशिश करता हूँ कि दवाइयों पर, हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी पे, फिजियोथेरेपी पे पेशेंट ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर भी हल्की सी भी वीकनेस आनी शुरू हो, जहाँ पर भी दबाव 50 पर, जब हम MRI कराते हैं उसके अंदर दबाव 50-60% से ज़्यादा हो, या तो वीकनेस आए, या 50% 60% से ज़्यादा दबाव हो, या फिर अनरिलेंटिंग पेन हो, जो कि पेन सबसाइड ही नहीं हो रही, ऑल मेडिकेशन एवरीथिंग ओवर अ मंथ 2 मंथ्स, और उसकी एक्टिविटी कि वो काम पे नहीं जा पा रहा, बेड रिडन हो गया है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, या तो उसका फिजिकल एक्टिविटी खराब हो जाए, मतलब उसकी ऑर्गन डैमेज दिख रहे हैं हमें, या फिर जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं उसके अंदर 50% से ज़्यादा उसको नुकसान दिखे, या फिर तीसरा कि 1 से 1.5 महीने में अगर उसको पूरी तरीके से जो भी हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है और फिजियोथेरेपी है वो करने के बावजूद कोई आराम नहीं मिल रहा, हु इज़ बेड रिडन, तो वो सर्जरी के बारे में सोच सकता है। बट स्पाइन में सर्जरी नॉर्मली इज़ अ पेशेंट्स चॉइस, उसी पे करनी चाहिए जब तक हमारे पास पेशेंट तैयार नहीं है। आई डोंट पुश फॉर सर्जरी। अच्छा, लोगों में साइटिका की प्रॉब्लम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो सियाटिका ज़्यादातर तो सिम्टम से हमें पता चल जाता है, जब हम एग्जामिन करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये वाली नर्व इरिटेट हो रही है। तीसरा MRI में दिख जाता है नर्व कहाँ पे डैमेज हो रही है, कितना दबाव है उसके ऊपर। वही मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें मेरे को 50% से ज़्यादा दबाव दिखता है तो आई एडवाइस सर्जरी। ह्यूमन कैसे, कोई भी इंसान कैसे ये डिटेक्ट करे कि मुझे साइटिका है या नॉर्मल प्रॉब्लम है? देखो, सियाटिका का पेन अगर होगा तो बैक से शुरू होगा, बैक से शुरू होकर वो रेडिएटिंग पेन, मतलब शूटिंग पेन, रेडिएटिंग पेन थाई के पीछे से होता हुआ हमारे पैरों में तक जाए, तो वो सियाटिका का पेन कहलाता है। क्योंकि जो नर्व होती है, सियाटिक नर्व बनती है, 2, 3, 4, 5 की हमारी नर्व फाइबर्स निकलती है कमर में से ऐसे करके। उन फाइबर्स में से जब वो निकल करके और एक नर्व बनाती हैं, जो नर्व हमारे पूरे पैर को सप्लाई करती है, पैर को की मसल्स को सप्लाई करती है, उसकी एक्टिविटी को डिटरमिन करती है। तो जब वो नर्व ऊपर ही दब जाती है स्पाइन में, जो डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो ऊपर ही दब जाती है, तो वो जो पैर में पेन जाता है उसे सियाटिका का दर्द कहा जाता है। तो अगर हमारी दवाइयों से सूजन कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और नर्व को ताकत मिल जाती है, तो 90% केसेस में वो डिस्क सूख जाती है और उसके ऊपर से प्रेशर, नर्व के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। अगर ऐसा रहता है 90% केसेस में, तो हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट 1.5-2 महीने तक दवाई लेने के बावजूद प्रेशर उतना ही बना रहे, आदमी को इतना पेन हो कि वो चल भी ना पाए, अपना काम नहीं कर पाए, है ना, एंड इफ़ द पेशेंट विशेस, तभी हम उसकी सर्जरी में एडवाइस करता हूँ। और दूसरा, या फिर पेशेंट कहता है नहीं मुझे इतना दर्द सहना ही नहीं है, और या उसके पैर में थोड़ी सी भी कमजोरी आनी शुरू हो जाए, वीकनेस, कि ये वाला मूवमेंट उसका रिस्ट्रिक्ट हो गया या हो ही नहीं पा रहा, देन वी एडवाइस सर्जरी। अगर सर्जरी ना कराए तो बस एक पेन ही ज़्यादा झेलना पड़ रहा है या ये कोई मेजर प्रॉब्लम में भी मैंने convert बताया आपको, अगर वीकनेस आए किसी भी तरीके की, अच्छा, तो ये मेजर प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या सियाटिका का पेन? हो सकता है। मैंने यही बताया 10% केसेस में वीकनेस आ सकती है। वीकनेस आने के बाद हमारा अपना टॉयलेट पे से कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। ओह, तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर टॉयलेट पे से कंट्रोल किसी का ख़त्म हो रहा है और ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो उसे तुरंत सर्जरी की सलाह दी जाती है। कि जो डेस्क जॉब करते हैं, जिनको ऑफिस में चेयर पे ही बैठने का काम है, तो उनको जो स्पाइन प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक तो अपना कंप्यूटर की हाइट अपनी आई के लेवल पे करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीधा बैठना चाहिए, ठीक है। एवरी हाफ एन आवर वॉक करना चाहिए, आधे घंटे में उठ के अपना हल्के फुल्का मूवमेंट ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग में हर किसी को एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, है ना। 15 मिनट्स तो अपनी बॉडी के लिए देने ही चाहिए, सबको देने चाहिए। अगर कर सके तो शाम को भी कर ले। तो ओवरऑल दिन में 2-2 मिनट एवरी हाफ एन आवर, 2 से 3 मिनट अगर एवरी हाफ एन आवर, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अपना फूड ठीक रखो, साथ में कंप्यूटर टेबल और जो जहाँ पे भी हम वर्किंग वो है उसको एनवायरनमेंट को ठीक रखो, यही कर सकते हैं।
तो सर आजकल ब्रेन सर्जरी को लेकर लोग कंसर्न होते हैं, तो ये कितना सेफ है? ब्रेन सर्जरीज आज की डेट में काफ़ी सेफ है और हम बहुत सारी सर्जरीज बिना किसी डेफिसिट के कर पाते हैं। लेकिन ब्रेन सर्जरी डिपेंड करती है हमने ये ब्रेन सर्जरी की क्यों है। जैसे अगर हम आप बात करें, सबसे कॉमन ब्रेन सर्जरी होती है हेड इंजरी के लिए। सबसे कॉमन, सबसे जल्दी हेड इंजरी में जो डैमेज होता है वो हेड इंजरी करती है, सर्जन नहीं करता। तो आउटकम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्जन। जी। आउटकम किस पे डिपेंडेंट है? मुझे चोट कितनी लगी है, राइट। चोट कितनी लगी है। जी। तो अगर कभी आपको ब्रेन सर्जरी की सलाह दी जाती है तो सर्जन हमेशा बहुत सोच समझ के सलाह देता है, क्योंकि उसके हाथ में किसी की जान होती है। तो अगर मैं या कोई भी न्यूरोसर्जन सर्जरी की सलाह दे रहा है तो वो ये सोच के देता है कि अगर ये जान बचाई जा सकती है या नहीं बचाई जा सकती। तो वो हम इस तरीके से कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि इसमें बचने की संभावना कितनी है। अगर हम बहुत कम बचने की संभावना बता रहे हैं तो हमारा मतलब यही है कि हम ब्रेन सर्जरी नहीं करना चाहते, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में हमें कई बार वो ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है। आपको पहले से पता होता है कि इसमें सक्सेस रेट कम है? सक्सेस रेट कम है, हम बता देते हैं ना। अगर मैं किसी से कह रहा हूँ 2-4% चांस है सर्वाइवल का, लेकिन वो बोलते हैं वी वांट टू ट्राई द टेक अ चांस। तो आप बताओ इसमें सर्जन क्या मना कर सकता हूँ मैं? आई कैन नॉट। जी। तो इट्स अ वेरी सोसाइटी का मेरे पे इतना प्रेशर होता है। वहाँ पे 50 लोग खड़े हुए हैं जिनका बच्चा है, जिनके घर वाला है, वो आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हैं। मुझे भी पता है कि शायद 1 in 100 someone will survive, लेकिन वो 1 in 100 ही चांस होता है ना। क्या मैं वो चांस दूं या नहीं दूं, ये डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी की डिमांड पर, है ना। एज अ न्यूरोसर्जन मेरे को वो काम करना आता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा, बट ऑल सेड एंड डन बहुत सारी चीज़ें हमें सोसाइटी की डिमांड पे भी करनी पड़ती हैं और हम चांस भी लेना चाहते हैं। तो उसमें सेफ्टी इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। वो तो चोट लगने से जो ब्रेन में खून भर गया है, जो ब्रेन को डैमेज हो गया, वो तो हो चुका है। हम उसे अच्छी कंडीशन में पहुंचाना चाहते हैं और अपनी कोशिश करना चाहते हैं। और क्या कारण होते हैं ब्रेन सर्जरी के? ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं और ब्रेन में पानी भरना इत्यादि होते हैं। जो ब्रेन में पानी भरना इत्यादि होता है उसकी सेफ सर्जरी है, वो हम ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा आजकल पार्किंसनिज्म में सर्जरी की जाती है। पार्किंसनिज्म में एक कहते हैं DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में हम एक वायर्स ब्रेन के अंदर एक जगह पर पहुंचा देते हैं और पार्किंसंस की सर्जरी में वो हेल्प करती है। पार्किंसन डिसीज में वो हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ स्टिमुलेट होता है तो डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन रिलीज होने से पार्किंसंस के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो वो अगर वो किसी के पास उतने पैसे हैं और वो चाहता है, पता है ब्रेन में कौन सा हिस्सा जहाँ पे वायर टच करने से डोपामिन रिलीज होगा, उसी जगह पे वो इतने साल के एक्सपीरियंस है, 50-70 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लोगों को DBS सर्जरी करते हुए। उसकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो उस तरीके से हम डोपामिन रिलीज करने के लिए आज पार्किंसंस में और कुछ डिसीजेज में हेल्प कर, डिस्टोनियाज हैं, पार्किंसंस डिसीज है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर उससे हेल्प मिल सकती है। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर्स में तो मोस्टली 2 तरीके की सर्जरी की जाती है, वो बहुत एडवांस्ड है। आज की डेट में अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ब्रेन को सुलाने की टेक्नोलॉजी है, उस तरीके से काम किया जाता है। परंतु ब्रेन हमेशा एक सा रिस्पॉन्स नहीं देता। ब्रेन कई बार हमने जो सोचा होता है उससे खराब रिस्पॉन्स देता है। तो देयर इज ऑलवेज अ 4-5% रिस्क कि हमारी जो भी हम बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, उसके बावजूद ब्रेन आपका रिस्पॉन्स बहुत ख़राब हो, तो वो लेकिन ब्रेन सर्जरी हमेशा तभी एडवाइस की जाएगी जब उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, है ना। जब हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो वी टेक दैट प्रिकॉशन, वी हैव दैट थिंग इन, इतनी एथिकल प्रैक्टिस करते हैं सभी लोग। मैं ऐसा मानता हूँ सारे न्यूरोसर्जन्स इतनी एथिकल प्रैक्टिस करते हैं कि न्यूरोसर्जरी वो तभी एडवाइस करते हैं क्योंकि ब्रेन इज़ नॉट फॉरगिविंग। अगर ब्रेन को आप टच कर रहे हो और आपने गलत वजह से टच किया तो ब्रेन फॉरगिविंग नहीं है। ब्रेन विल लेट यू लिव। वो कौन सी 5 चीज़ें एक इंसान अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाए? हालांकि कुछ पॉइंट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन से 5 लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए जो ब्रेन और स्पाइनल हेल्थ के लिए अच्छा रहे? रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन,
no smoking, no alcohol, no tobacco, good postures while Sitting. working, while sitting, while doing everything and anything, and good sleep. गुड स्लीप. Good sleep. ब्रेन की हेल्थ में स्लीप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. Yes, the brain is washed during that time. We have a chemicals released from our pineal gland which help us sleep. ब्रेन के अंदर एक बिल्कुल सेंटर में ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड. तो आपने सुना होगा कि आपको जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो जेट लैग होता है. तो जेट लैग को ठीक करने के लिए भी नींद की रिदम को ठीक करना होता है. तब उसमें भी मेलाटोनिन नाम की दवाई होती है, वो दी जाती है ना. तो जेट लैग उससे ठीक होता है. तो ऐसे ही जेट लैग क्या है, बेसिकली ब्रेन को जिस टाइम पे जो केमिकल रिलीज करना है वो उस टाइम रिलीज नहीं हो रहा है. तो आज की डेट की जनरेशन अगर नाइट पार्टी कर रही है और उसको जिस वक्त उसे सोना चाहिए था वो पार्टी में है, और जब वो पार्टी में होनी चाहिए थी वो मतलब जब काम जगने करने का टाइम है तो सो रहा है वो. तो वो सो रहा है. तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है. ब्रेन वोंट एक्ट एज इट शुड बी एक्टिंग. नेचुरली नहीं नेचुरली वो उस तरीके से एक्ट नहीं करेगा. देन वी विल हैव टू हैव प्रॉब्लम्स. फिक्स इट. तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है. ब्रेन के अंदर जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो हमारी स्लीप में होता है. बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है स्लीप के अंदर. डॉक्टर साहब, आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो अनफॉरगेटेबल रहा हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि सर्जरी कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल है, चांसेस नहीं है, लेकिन वो पेशेंट का सर्जरी सक्सेसफुल रहा हो? मेरे को ये केस हमेशा याद रहता है. मेरे पास एक हॉस्पिटल से कॉल आई. उसमें एक मज़दूर नीचे से जा रहा था और ऊपर से एक इतना 2 इंच का सरिया गिरा 20वीं मंजिल से. तो ऊपर से लोगों ने आवाज़ लगाई, हट बचो. उसने ऊपर की तरफ देखा और सरिया यहाँ से घुस के यहाँ से निकल गया. ओह. 20 फुट लंबा सरिया 20 माले से गिरता हुआ. इट क्रॉस हिम फ्रॉम हेयर टू हेयर अक्रॉस द माय ब्रेन. गॉड. क्रॉस द ब्रेन. और उसको फिर ग्राइंडर से वहीं पे काटा गया यहाँ से. और वो छोटा- जीवित रहा आदमी? हाँ जीवित रहा. मैं यही बता रहा हूँ आपको. मतलब मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि जब तक वो ग्राइंडर मंगाया, डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया, तब तक वो सर्वाइव. हाँ देखो एकदम से नहीं मरता ना. सब कोई भी मरता है एकदम. किसी को गोली लगती है वो गोली से एकदम से नहीं मरता. इट टेक्स टाइम. Okay. है ना. और इसमें वो लकी था या मैं लकी था या गॉड वांटेड इट टू हैपन, वी डोंट नो, बट दैट्स व्हाट हैपेंड. तो उसके सरिया यहाँ से घुसा, यहाँ से निकल गया. अब वो सरिया लेके मतलब 3 फुट का सरिया लेके और और हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल पहुँच गए. हॉस्पिटल ने मुझे कॉल किया. हाँ. मेरे पास उसका फ़ोटो भेजा. कहते क्या करना है. मैंने कहा सर्जरी करनी है. कहते पैसे नहीं है. मैंने कहा देखा जाएगा, कोशिश करते हैं. ऐसा केस शायद मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आए. ठीक है. मैं सोच के ही ना एकदम सिरहन सी हो रही है. ठीक है. तो और उसके बारे में कोई मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था. कोई और कुछ नहीं पता था उसके बारे में. वो पहली बार था. इस प्रकार का केस था. मतलब कोई अगर आप पढ़ना चाहो कि इसमें क्या नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कोई पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था. नॉलेज थी इतने जब सालों की, और जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, और मैंने सोच के गया मेरे को क्या करना है, हाउ टू टेक इट आउट. तो फिर उस सर्जरी को मैंने किया अकेले और पेशेंट सर्वाइव्ड. सर, उस सरिया को निकाला कैसे? मैंने इस पूरे सिर की इतनी बड़ी हड्डी को काट लिया, तो जिससे कि ब्रेन थोड़ा ढीला हो गया. अच्छा, कट किया गया स्कल को? पूरे स्कल को, हाफ स्कल को. ओके. बीच में से हम पूरा स्कल नहीं हटा सकते. यहाँ पे एक मेजर ब्लड वेसल होता है. ओके. बिल्कुल बीचों बीच हमारे ब्रेन में मेजर ब्लड वेसल होता है. तो हम पूरे स्कल को ऐसे नहीं हटा सकते. तो उसको मैंने पूरे आधे स्कल को, करीब आधे स्कल को निकाल लिया. तो उसके बाद मुझे थोड़ा ढीला हो गया. तो थोड़ा ढीला हो गया. फिर हमने ऐसे सामान होता है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, उसको तैयार किया. क्योंकि अब हम किसी भी चीज़ को निकालेंगे तो उसके अंदर से ब्लीडिंग होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और मरता तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है. वो हम रोक ही नहीं पाएंगे. फिर ब्लीडिंग रोकने का इंतजाम किया कि हमें ब्लीडिंग रोकना है. फिर मैंने उसको पूरा उस जो सरिया था उसको चारों तरफ से ढीला कर लिया. जो हड्डी थी वो चारों तरफ से हटा ली. तो जो मेजर फंसा हुआ था वो हड्डी में फंसा होता है. ब्रेन थोड़ा लैक्स होता है, और आगे से भी और पीछे से भी. जहाँ पे जो हड्डी का जो एरिया था जिससे वो था उसको पूरा क्लियर कर लिया. तो रॉड रह गई ब्रेन के अंदर. फिर ब्रेन का जो हिस्सा मैं सेक्रीफाइस कर सकता था, जहाँ से मैं उसको काट सकता था, उससे मैंने सरिये को और ज़्यादा ढीला कर लिया और फिर उसे धीरे से
खींच करके उसमें बाहर से निकाला। निकाल दिया। उसके अंदर जो छेद था, जिसका जो सरिया हाँ, आर सरिया पार आर था, पार हुआ। उसके अंदर वो वाला मटेरियल बहुत सारा भर दिया, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, ओके। जिससे ब्लीडिंग ना हो। तो वो पूरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके अंदर भर दिया और फिर उसको दबा के रखा थोड़ी देर, तो जिससे कि वो, जैसे कोई भी चोट को दबा के रखते हैं तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है ना, तो ऐसे ही हम अपने कॉटनॉइड से उसको दबा के रखते हैं, तो धीरे धीरे वो ब्लीडिंग बंद हो गई। कॉटनॉइड हटाए, वो जो मटेरियल था वो उसके अंदर छोड़ दिया, जिससे कि आगे ब्लीडिंग ना हो, और ब्रेन को बंद कर दिया, कवर कर दिया। एंड ही सर्वाइव्ड। He survived. क्या बात He survived. And that case was reported all over the media and everywhere. Internationally भी. क्या अभी बात की। इंटरनेशनली भी एक उसको एग्जांपल सेट कर दिया आपने इसमें कि ऐसा भी केस हो सकता है और बचाया जा सकता है। हाँ, patient बचाया को। जा सकता है, बिल्कुल बचाया जा। देखो, पेशेंट का लक अच्छा होना चाहिए। वी कैन ऑलवेज डू। उसकी लाइफ बची थी, इस धरती पे बहुत कुछ करना बाकी था। हाँ। भगवान ने बोला अभी तेरा आने का टाइम नहीं है। वो भगवान डिसाइड करता है, लाइफ और डेथ भगवान डिसाइड करता है। सर्जन्स ओनली डू व्हाट दे नो बेस्ट, है ना। मैं कोई किसी की लाइफ डिसाइड नहीं करता, जी सर। है ना। हम सिर्फ वो काम करते हैं जो कि हमें आता है। जी, मेरे को थोड़ा सा काम सिखाया है भगवान ने, तो मैं वो काम करूंगा। बहुत अच्छी मतलब इंसानों की सेवा कर रहे हैं सर आप अपने नॉलेज के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप ने समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और हमारे पॉडकास्ट के लिए समय दिया। थैंक यू, सेम हियर। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बचाने में हेल्प करे। अगर डॉक्टर गुप्ता से कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहीं पे हम ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन लेकर आते हैं। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और ये था द राहुल रंजन शो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल गेस्ट के साथ। Keep learning, keep growing, keep shining. Jai Hind, Jai Bharat.